हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 76 से सेक्शन 81 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सेक्शन 81 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सेक्शन 76 कहता है लाइबिलिटीज ऑफ मार्गेजी इन पोजेशन। जब कोई मार्गेजी दौरान मार्गेज कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में ले लेता है तो उसकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इसके बारे में सेक्शन 76 में बताया गया है। कोई मार्गेज प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यू है मार्गेजी के पास में, और इस दौरान वो पोजीशन ले लेता है मार्गेज प्रॉपर्टी का, तो उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी। उसकी पहली लाइबिलिटीज बताई गई इसमें, मैनेज प्रॉपर्टी इफ इट वेयर हिज ओन। ये ऐसे प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे रख रखाव करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की होती। क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को ऐसे रख रखाव करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो। दूसरा कहा कि फुल अटेम्प्ट टू कलेक्ट रेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। वो क्या करेगा कि पूरा प्रयास करेगा, वो व्यक्ति पूरा प्रयास करेगा कि उसका रेंट, प्रॉफिट और जो अदर चीजें हैं उनको अपने मकान के तरीके से वो कलेक्ट करे। जितने भी उसको वो सब भरपूर प्रयास करेगा कि उसका मैक्सिमम रेंट, प्रॉफिट उसको कलेक्ट करे वो। ये बात इसके सब सेक्शन बी में कहा गया। सब सेक्शन सी में, इफ नॉट इन कंट, अगर उस बंधकदार और बंधककर्ता मतलब मार्गेजी और मार्गेजर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि नहीं हुआ है, तब भी प्रॉफिट ऑफ दैट पार्टी ही विल पे। उसके जो प्रॉफिट आया है, किसका? उस मार्गेज प्रॉपर्टी का। उस मार्गेज प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से पहले वो जो भी उसके बकाया है, रेंट है, रेवेन्यू है या अदर चार्जेस हैं, उसके पॉलिसी के चार्जेस हैं, वो सारे पहले वो पेड करे। क्या करे? वो जो भी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट लेता है, वो प्रॉफिट उसको प्राप्त होता, कलेक्ट करता है, उस प्रॉफिट से पहले वो रेंट, रेवेन्यू और अदर जो चार्जेस हैं उनको वो पेड करे। उसके बाद में क्या हो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा फिर भी, इसका नेक्स्ट डी पार्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा फिर भी वो प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय हो रही, डैमेज हो रही है या उसमें क्षय हो रहा है, तो उसके रेस्ट पैसे से, जो उसने रेंट, रेवेन्यू या अदर चार्जेस दे दिया, उसके रेस्ट पैसे से उस प्रॉपर्टी को रिपेयर कराएगा, उसका रख रखाव रखेगा। और अगर इफ नॉट, इसके ई पार्ट में कहा गया, नॉट कमिट एनी एक्ट विच इज डिस्ट्रक्टिव और इंजोरियस फॉर प्रॉपर्टी, और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। कौन? मार्गेजी, क्योंकि मार्गेजी के अंडर में प्रॉपर्टी है। मार्गेजी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो, नष्ट हो, या उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी फॉल्ट आए जिससे उसको क्षति पहुंचे। वो जो मार्गेजी है वो ऐसा कोई कार्य उसमें नहीं करेगा। और अगर इसके एफ पार्ट कहा गया कि अगर मार्गेजर ने कोई इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस करा रखा है और उसमें कोई मिस हैपनिंग उस प्रॉपर्टी में हो जाती, मतलब आग लग जाती है, तो जो इंश्योरेंस उसका पैसा देगा, उस पैसे से वो उसके कुछ पार्ट को रिपेयर कराएगा जितना मार्गेजर कहेगा, और जो रेस्ट पैसा जब बचेगा वो रेस्ट पैसा वो प्रिंसिपल मनी में जमा करेगा ताकि उसका इंटरेस्ट उसको कम हो। क्या कहा गया पार्ट में? अगर मार्गेजर ने उस मार्गेज प्रॉपर्टी में कोई फायर इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस करा रखा है और उस प्रॉपर्टी में बाई चांस फायर वगैरह लग जाती, उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है,
तो उससे जो इंश्योरेंस से पैसा प्राप्त होता है उससे जो मार्गेजर कहेगा उतने पार्ट को रिकवर करा लेगा और रेस्ट पैसा वो प्रिंसिपल मनी में ऐड करेगा, जोड़ देगा या जमा कर देगा। अब जी पार्ट में कहा गया कि जितना भी उसका खर्चा है, आय व्यय है, जो वो कलेक्ट करता है मैक्सिमम, और जो उसका लीगल खर्चा होता है, उन सब का वो लेखा जोखा रखेगा। और जब भी मार्गेजर मांगेगा कि इसमें क्या खर्चा आया, क्या इनकम आया, तो वो सारे पेपर उसके सामने प्रस्तुत करेगा। वो सारे पेपर उनको दिखाएगा कि इतना इसका पैसा कलेक्ट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ और इतना इस प्रॉपर्टी पर नुकसान हुआ। इसका एच पार्ट कहा गया, ही एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम ऑफ द मार्गेज्ड प्रॉपर्टी एंड रेस्ट गिवन इन द मार्गेजर। उसने कहा कि जितना उस प्रॉपर्टी पे, जो मार्गेज्ड प्रॉपर्टी है, उस पे जितनी भी इनकम आती है रेंट से, अदर इनकम से, और वो सारी इनकम लेने के बाद जो एक्सपेंस है उसके, वो खर्च करने के बाद जो पैसा रेस्ट बचता है वो मार्गेजर के निर्देश पर करेगा कि या तो मार्गेजर को वापस कर देगा और या तो मार्गेजर चाहेगा तो उसको प्रिंसिपल मनी में ऐड कर देगा। ये इसकी एच पार्ट कहता है। तो इसके सेक्शन 76 में जब दौरान मार्गेज वो प्रॉपर्टी मार्गेजी अपने पोजीशन में ले लेता है तो उसके ये राइट्स होंगे। इसका एक आधा राइट्स और है, वो हमने लिखा नहीं, तो वो ये पूरे करेगा। उसके बाद सेक्शन 77 रिसीव्स इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जो सेक्शन 76 है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मार्गेजी और मार्गेजर के बीच में, तो उसका बी डी जी एच पार्ट, इसका बी डी जी एच पार्ट अप्लाई नहीं होंगे। कब? जब मार्गेजर और मार्गेजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में इन पार्ट को डिस्कस किया गया हो, तो ये पार्ट इसमें अप्लाई नहीं होते। ये वैसे ही वर्क करेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो। इसका 78 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रीरियर मार्गेजी। अगर कोई मार्गेजी, प्रीरियर मार्गेजी के फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से, प्रीरियर मार्गेजी के फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई अदर पर्सन, कोई थर्ड पर्सन एडवांस मनी मार्गेज प्रॉपर्टी पर देने के लिए तैयार हो जाता है या देता है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो प्रीरियर मार्गेजर है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड हो जाएगा और प्रीरियर मार्गेजर को क्या कर दिया जाएगा? पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, और जो उसका बाद का मार्गेजर होगा वो उसका लीगल हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर प्रीरियर मार्गेजर कोई फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानबाजी की वजह से कोई थर्ड पर्सन उस मार्गेज प्रॉपर्टी में एडवांस मनी देने के लिए तैयार होता है, तो ये प्रॉपर्टी में क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। इसलिए सेकंड जो बाद का पोस्ट मार्गेजी है वो क्या करेगा? प्रीरियर मार्गेजी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसका सेक्शन 79 कहता है मार्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन मैक्सिमम इज एक्सप्रेस्ड। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, कि कोई मार्गेजर एक प्रॉपर्टी को, जो मार्गेज प्रॉपर्टी है उसको 50,000 में एक मार्गेजर के पास में, एक मार्गेजी के पास में मार्गेज करता है। क्या होता है? एक मार्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मार्गेजी के पास में 50,000 रुपया पर मार्गेज कर देता है। अब वही प्रॉपर्टी को मार्गेजर एक अदर मार्गेजर बी के पास में रखना चाहता है, और बी से जो इसकी मार्गेज मनी 50,000 हुआ, इससे वो 55,000 मतलब उससे बढ़ करके पैसा लेता है। तो और ये जो बढ़ करके पैसा लेता है,
तो उसमें से जो इसका पहले मार्गेजी था, जो पहले मार्गेजी था, उसका पैसा जमा करके रेस्ट पैसा उसको मिलेगा। ये इसमें कहा गया कि जैसे ये 50,000 इसका मार्गेज मनी हुआ था पहले का, और इसने बी के पास 55,000 पे रख दिया, तो इसका 50,000 किसको चला जाएगा, प्रीवियर मार्गेजी को, और उसका रेस्ट 5,000 रुपया मार्गेजर को मिल जाएगा। इसमें इसके सेक्शन 79 में कहा गया। सेक्शन 80 रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। सेक्शन 81 इसका मार्शलिंग सिक्योरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशियल एग्जाम में अक्सर आता है। क्या चीज, मार्शलिंग सिक्योरिटीज। इसमें कहा गया, ये बहुत इजी है समझने में, कि एक मार्गेजर है और उसके पास 2, 3 या कई प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, 4, ऐसे कई प्रॉपर्टियां हैं, और उन प्रॉपर्टियों को ये मार्गेज्ड कर देता है किसके पास में, बी के पास। उन प्रॉपर्टियों को बी के पास में ये मार्गेज कर देता है। अब इसको मार्गेजर को फिर से प्रॉब्लम होती है। अब जो प्रॉपर्टी इसने बी के पास में मॉर्गेज की है, उनमें से एक या दो प्रॉपर्टी को ये सी के पास में मॉर्गेज कर देता है और पैसा ले लेता है। पहले वो प्रॉपर्टी किसके पास मॉर्गेज थी, बी के पास, उनमें से एक या दो प्रॉपर्टी ये सी के पास में मॉर्गेज कर देता है, और मार्गेजर बी और सी में से किसी का पेमेंट अदा नहीं कर पाता। बी या सी में से किसी का पेमेंट अदा नहीं कर पाता। बी कोर्ट चला जाता है। बी क्या करता है, अपने पैसा कलेक्ट करने के लिए कोर्ट चला जाता है। तो सी अपील करता है कोर्ट से या बी से कि बी पहले उन प्रॉपर्टियों को सेल करके अपना पैसा कलेक्ट करे जो प्रॉपर्टी सी के पास में रखी है, उसको छोड़ करके। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 सी के पास, बी सी के पास रखी है, तो वो कहता है कि पहले प्रॉपर्टी 2 सेल करे और अपना पैसा कलेक्ट करे। अगर प्रॉपर्टी 2 सेल करके बी का पैसा कलेक्ट नहीं होता है, तब वो प्रॉपर्टी 1 की तरफ आए। इसी को मार्शलिंग कहते हैं। मतलब पहले वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे और अपना पैसा कलेक्ट करे, बाद में जो सी के पास नहीं थी, और बाद में जो सी के पास रखी है उन प्रॉपर्टियों की, यदि रेस्ट प्रॉपर्टियों से पैसा पूरा नहीं होता है, तब बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल करे जो प्रॉपर्टी सी के पास में रखी थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्शलिंग कहते हैं। फिर एक बार इसको समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्गेजर, उसके पास कई प्रॉपर्टियां हैं, और उस प्रॉपर्टी को एक मार्गेजी के पास में रख देता है, मार्गेज कर देता है, और उन्हीं में से कोई एक या दो प्रॉपर्टी दूसरे मार्गेजर के पास में रख देता है, और मार्गेजर उसका पेमेंट नहीं कर पाता, तो पहला मार्गेजर कोर्ट चला जाता है, और तब दूसरा मार्गेजर वहां रिक्वेस्ट करता है कि जो पहला मार्गेजर कोर्ट आया है वो पहले उन प्रॉपर्टियों को सेल करके अपना पैसा ले जो प्रॉपर्टी उसके पास में सी के पास रखी है, उसे छोड़ करके। अगर फिर भी पैसा नहीं पूरा होता है, तब ये उन प्रॉपर्टियों को सेल करे जो सी के पास में मार्गेज्ड हैं। ये इसका सेक्शन 81 में कहा गया। तो अब इसका सेक्शन 76 से सेक्शन 78 तक समझ में आ गए होंगे। वेरी इजी सेक्शन है। सेक्शन 76 में कहा गया लायबिलिटीज, जब पोजीशन में आ जाए मार्गेजी तो क्या होगा, वो सिंपल है। सेक्शन 77 में कहा गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 76 के ये सेक्शन सब सेक्शन नहीं लगेंगे। सेक्शन 78 में कहा गया कि अगर पहला कोई फ्रॉड कर देता है और फ्रॉड पर 3rd पेमेंट देने के लिए आता है, तो पहला पोस्टपोन्ड हो जाएगा सेकंड के तुलना में। और सेक्शन 79 कहता है कि हम अगर किसी के पास मार्गेज है और मार्गेज रखते हैं प्रॉपर्टी को, और उसी प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाते हैं, तो उससे ज्यादा पेमेंट लेकर के पहले वाले को खत्म करेंगे और रेस्ट पेमेंट लेंगे।
सेक्शन 80 रिपील कर दिया गया। सेक्शन 81 मार्शलिंग है। मार्शलिंग में अभी हमने समझाया वेरी इजी तरीके से और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब हम सेक्शन 82 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।